सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय है कृतिका भाग 1 का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह इसके जो लेखक हैं। तो प्रारंभ करते हैं। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया शीर्षक पाठ का सार गद्य परिचय। क्योंकि गद्य परिचय होता है जो संस्मरण, कहानी, एकांकी, यात्रा वृतांत, और पद्य में होता है जो कविता होती है। तो गद्य परिचय अपने शब्दों में लिखना है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने श्री हरिवंश राय बच्चन तथा सुमित्रा नंदन पंत के साथ बिताए जीवन के क्षण होते हैं पल, क्षणों को याद किया। प्रस्तुत संस्मरण का सार इस प्रकार है। इस संस्मरण में बताया गया है कि लेखक को किसी ने ऐसा कुछ कहा कि वह पहली बस पकड़कर दिल्ली आ गया। उसने सोच लिया था कि अब उसे दिल्ली में रहना है और पेंटिंग का काम सीखना है। लेखक को उकील आर्ट स्कूल में मुफ्त में दाखिला मिल गया था। वह करोल बाग में एक कमरा किराए पर लेकर वहां रहने लगा था। वह रास्ते में चलता चलता अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू की कविताएं करता था। उसकी आदत सी बन गई थी कि वह हर आने जाने वाले के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखता और उनमें अपनी पेंटिंग के विषय ढूंढता। कुछ साइन बोर्ड पेंट करके तथा कुछ बड़े भाई से प्राप्त धन से गुजारा करता। उसके साथ महाराष्ट्र का एक पत्रकार भी आकर रहने लगा। वह भी बेकार था। वह इलाहाबाद की चर्चा किया करता था। लेखक उन दिनों बहुत अकेला और बेचैन सा रहता था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार बच्चन स्टूडियो में आए, किंतु लेखक क्लास खत्म होने के पश्चात जा चुका था। वे लेखक के लिए एक नोट छोड़ गए थे। वह नोट अत्यंत सारगर्भित और प्रभावशाली था। लेखक ने उसके लिए अपने आप को अत्यंत कृतज्ञ अनुभव किया। जवाब में कृतज्ञतापूर्ण एक कविता भी लिखी, किंतु उनके पास कभी भेजी नहीं। कुछ समय बाद दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लेखक पुनः देहरादून आ गया। वहां आकर लेखक अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी का काम सीखने लगा। इस काम में वह सफल भी हो गया। तभी उनके गुरु श्री शारदा चरण ने पेंटिंग की क्लास बंद कर दी। इससे लेखक को कला बोध की कमी खलने लगी। कलात्मकता के अभाव में लेखक अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगा था। उनकी आंतरिक रुचियों की किसी को परवाह नहीं थी। इसी उधेड़ बुन में उन्होंने एक दिन श्री हरिवंश राय बच्चन को लिखी हुई अपनी कविता पोस्ट कर दी। संयोग ही था कि एक बार बच्चन जी देहरादून आए और लेखक के यहाँ मेहमान बनकर रहे। उन दिनों बच्चन जी साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। लेखक को उस भयानक आंधी की याद आ गई जिसमें असंख्य होता है जिनकी कोई संख्या ना हो, जड़ से उखड़ कर गिर पड़े थे। बच्चन जी एक पेड़ के नीचे आने से बाल बाल बच गए थे। उन्हीं दिनों बच्चन जी को भी अपनी पत्नी श्यामा का वियोग हुआ था। वे इतने दुखी थे कि मानो मस्त नृत्य करते शिव से उनकी उमा को छीन लिया गया हो। वे अपनी बात के धनी थे। एक दिन बहुत बारिश थी और रात के समय उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। मेजबान के रोकने पर भी वे न रुके। बिस्तर बांधा और कांधे पर रखकर स्टेशन जा पहुंचे। लेखक इस बात को सोचकर हैरान होता है कि वे बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद जा पहुंचेंगे। उनकी बच्चन जी से अधिक गहरी जान पहचान नहीं थी। वे हमेशा एकांत को पसंद करते थे। उन्हें ऐसा भ्रम रहता था कि उनके एकांत में उनके साथ चलने वाला कोई नहीं था। एक और बच्चन जी ने कहा कि देहरादून में रहेगा तो मर जाएगा। उधर केमिस्ट की दुकान पर बैठने वाले डॉक्टर ने भी कहा कि इलाहाबाद गया तो वहां उसका जीवित रहना असंभव होगा। इस प्रकार वह भ्रमित सा हो गया, किंतु उसने इलाहाबाद जाने का निश्चय कर लिया। बच्चन जी ने एमए हिंदी की पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लिया तथा कहा कि जब कमाएगा तो लौटा देना। बच्चन जी चाहते थे कि वह काम का आदमी बन जाए, किंतु वह न एमए की परीक्षा दे सका और न नौकरी कर सका। वहां रहते हुए मन लेखक का पंत जी से भी परिचय हुआ। पंत जी सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है। उनकी कृपा से ही उन्हें अनुवाद करने का काम मिल गया था। लेखक के मन में हिंदी कविता लिखने की रुचि जाग गई थी, किंतु उन्हें तो अंग्रेजी कविता और उर्दू गजलें लिखने का अभ्यास था। बच्चन जी ने उनकी कविताओं की सराहना की।
और हिंदी में लिखने का अभ्यास भी निरंतर बढ़ने लगा था। जाट परिवार से संबंधित होने के कारण भी भाषा की दीवार उन्हें न रोक सकी। लेखक हिंदी की ओर बढ़ने के अपने आकर्षण का कारण निराला पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला पंत, सुमित्रानंदन पंत जी, श्री बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन आदि महान हिंदी कवियों व इलाहाबाद के अन्य साहित्यकारों से मिलने वाले उत्साह को मानता है। यद्यपि वे हिंदी में बढ़ रही गुटबाजी से दुखी थे, बच्चन जी उस समय इस गुटबाजी के विरुद्ध लड़ रहे थे। सन 1937 में लेखक को लगा कि वह श्री बच्चन जी की भांति फिर से जीवन की ओर लौट रहा है। उसे भी बच्चन जी की भांति ही आर्थिक दृष्टि से सबल होना है। बच्चन जी ने उसे 14 पंक्तियों का नया सोनेट लिखना सिखाया था। सोनेट छंद, इसमें बीच में तुकांत पंक्तियां भी थी और तुकांत भी। लेखक ने भी कुछ ऐसी ही एक रचना लिखी, लेकिन वह कभी प्रकाशित नहीं हो सकी। लेखक अब श्री बच्चन जी के निशा निमंत्रण से प्रभावित हुआ और कुछ उसी पैटर्न पर कविताएं भी लिखने लगा था। 9 पंक्तियां, 3 स्टैंजा। यद्यपि पंत जी ने लेखक की ऐसी कविताओं का संशोधन भी किया, किंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। लेखक द्वारा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान न दिए जाने पर बच्चन जी बड़े दुखी थे। लेखक एमए की परीक्षा नहीं दे सका, किंतु उनकी हिंदी कविता में रुचि बढ़ती जा रही थी। वे एक दिन बच्चन जी के साथ एक कवि सम्मेलन में गए। उनका कविता लिखने का प्रभाव बेकार नहीं गया। उन्हीं दिनों उनकी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने लेखक को हंस प्रकाशन में काम दिला दिया। इसलिए उन्हें हिंदी में लाने का श्रेय श्री बच्चन जी को जाता है। लेखक का मानना है कि उनके जीवन को नया मोड़ देने के पीछे बच्चन जी की मौन सजग प्रतिभा रही है। उनमें दूसरों की प्रतिभा को व्यक्तित्व प्रदान करने की स्वाभाविक क्षमता है। लेखक बच्चन जी से प्राय दूर ही रहा है, परंतु उनके लिए दूर और समीप की परिभाषा दूसरों से हटकर है। वह नज़दीक के लोगों के साथ भी दूरी अनुभव करता रहे और दूर के लोगों के साथ भी बहुत करीब रहे। जिस प्रकार कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने ही बहुत करीब रहता है, न वह कविता से कभी मिलता है न कभी बात करता है, फिर भी उसके अत्यधिक निकट रहता है, ठीक वैसे ही लेखक श्री बच्चन जी के निकट रहा। उनकी यह महानता उनके अच्छे से अच्छे कवि से भी महान है। श्री बच्चन जी ऐसे ही बहुत से लोगों के करीब रहे हैं। उनका सहज एवं स्वाभाविक होना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। इसी स्वाभाविकता के कारण लेखक अपने आप को मुक्त समझता है। ऐसा अनुभव और लोगों को भी होता होगा। लेखक को विश्वास है कि बच्चन जैसे लोग दुनिया में हुआ करते हैं। वे असाधारण नहीं होते, होते तो साधारण हैं, किंतु होते बिरले हैं, दुष्प्राप्य हैं। दुष्प्राप्य जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो। तो ये अध्याय किस तरह आखिरकार में हिंदी में है, उसके पाठ का सार था। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।